Friend, welcome back our YouTube channel आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर 3 है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ही कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो ये वीडियो हमारे इम्पोर्टेंट जो बुक नेम है, जिसका नाम, इसको हम हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी ए को हमने कवर किया था, अलग अलग पार्ट्स के ऊपर है। किसी के पास हिंदी ए होगी तो किसी के पास हिंदी बी, तो किसी के पास हिंदी सी। तो दोनों हिंदी ए को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं हिंदी बी की। तो हिंदी बी के जो यूनिट नंबर 3 है, इसके जो बाकी 2 यूनिट्स हैं उनको भी हमने कवर कर लिया। इसने वीडियो नहीं देखी है, जाकर वो वीडियोस देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर 3 है, जिसके चैप्टर 2 को कवर करेंगे। एक जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, नर हो ना निराश करो मन को, एंड सेकंड है केदारनाथ अग्रवाल धूप, ठीक है। तो इन दोनों को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है, यूनिट नंबर 3 है। तो यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ नर हो ना निराश करो मन को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। प्रस्तावना इसकी है कि जो हिंदी साहित्य है उसमें जो मैथिली शरण गुप्त को ना एक राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली गई है, मतलब राष्ट्रीय कवि कहा जाता है उनको, जिसकी मतलब उनकी जो कविता है वो नर होना निराश करो मन को, ये एक प्रेरणात्मक रचना के रूप में प्रस्तुत है। तो जिसके अंदर आपको बताया गया है कि जीवन में आने वाले जो दुख होते हैं, कठिनाइयां होती हैं और असफलताएं, उससे हार ना मानने का संदेश दिया जाता है। हमारी जो लाइफ है उसमें कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी दुख आए और कितनी मतलब असफलताएं मिले, इसको हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। हमें अपनी प्रॉब्लम से, अपने दुखों से, अपनी असफलताओं से चल लड़ते रहना चाहिए। तो यही चीज इसके अंदर बताई गई इस रचना के अंदर। ये जो कविता है ना, पाठकों के अंदर साहस, आत्मविश्वास और धैर्य का भाव भर देती है। कवि का परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 में चिरगांव, जो झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। निधन इनका 12 अक्टूबर 1964 के अंदर हुआ था। गुप्त जी की जो भाषा है ना, वो सरल खड़ी बोली और ब्रज भाषा से, मतलब ये दोनों ही भाषा मिश्रित रूप से इनकी रचनाओं के अंदर मिलती है। इनकी जो रचनाएं इन दोनों ही भाषा के मिश्रण के रूप में मिलती है। इनकी जो कविता है उसमें राष्ट्रीय भक्ति की भावना, धर्म, नीति, सामाजिक सुधार और भारतीय संस्कृति का एक चित्रण के रूप में प्रस्तुत है। इनकी जो प्रमुख रचना है, भरत भारती, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, ये इनकी कविताएं हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय जनमानस, भारतीय लोगों को जागरूक करने का काम भी करती थी। तो राष्ट्रीयता के मतलब भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जागरूक करने का ये काम करती है। तो ये किसके अंदर थी? ये इनकी सारी चीजें इन्हीं रचनाओं के अंदर बताई गई थी। कविताओं के बारे में, जिस कविता है उसके बारे में समझेंगे। तो इस कविता का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य को संकट में अपना धैर्य और आत्मबल बनाए रखना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए मुसीबत आने पर। तो कवि यही कहते हैं कि मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने दुख और कठिनाइयों से, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जो ये कुछ दुख और कठिनाइयां आती जाती रहती है। यदि आत्मविश्वास हमारा मजबूत होगा तो हम बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम्स है, जो बाधाएं हैं, उनको पार कर सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी किसी भी कठिनाइयों से, असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए। ये जो कविता हमें यही बताती है कि मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, अदम्य शक्ति होती है, बस उसे, इसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य के अंदर होती है, उनको पता नहीं, उसमें अपनी उस शक्ति को जागरूक करने की जरूरत है, ठीक है। तो प्रमुख जो व्याख्या है कि इसकी शब्दार्थ है कि कविता के अनुसार जब जीवन के अंदर दुख आते हैं तो मन को निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास रूप से हमें उसका सामना करना चाहिए और अपने धैर्य को कभी भी खोना नहीं चाहिए मुसीबत आने पर। तो धैर्य और आत्मविश्वास से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वो साहस रखे, क्योंकि भगवान जी भी उसी की मदद करते हैं, जो खुद पर विश्वास रखकर, जो अपनी खुद मदद करने के लिए मतलब अपनी खुद मदद करने के लिए सबसे पहले खड़ा होता है, तो वो भी उन्हीं की मदद करते हैं। ये जो कविता है, ये मनुष्य के कर्म के ऊपर, साहस के ऊपर, उसके आत्मबल का एक संदेश देती है हमें। तो इसके शब्दार्थ ये हैं, निराश, निराश मतलब हताश और अपनी आशा को जल्दी से खो देना, तो निराश। आत्मबल मतलब आत्मा की शक्ति, आंतरिक जो हमारी ताकत होती है उसको हम बोलते हैं आत्मबल।
संकट मतलब कठिन परिस्थितियां, धैर्य मतलब धीरज, संयम, पेशेंस। निष्कर्ष यह है कि कविता हमें जीवन की सच्चाई से परिचित करती है, जो हमें बताती है कि दुख और कठिनाई ये तो स्वाभाविक रूप से आएगा, क्योंकि दुख और सुख स्वाभाविक है, जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा आते जाते रहते हैं। कभी दुख का मतलब कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, तो ये जीवन के दो पहलू होते हैं जो आते रहते हैं। तो इनसे हार नहीं माननी चाहिए, इनका धैर्य से और आत्मबल के थ्रू हमें इनका सामना करना चाहिए। ये है कि परंतु जो मनुष्य है वो आत्मबल और धैर्य रखता है, वही सफलतापूर्वक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। तो मैथिली शरण जो गुप्त जी हैं वो इस कविता के माध्यम से भारतीय लोगों को संकट में भी साहस रखने का अमूल्य संदेश वो उनको इस रचना के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाली कविता आपको समझ में आएगी। इसमें बेसिकली यही चीज है कि जो कवि है वो यही बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, किसी भी कठिनाइयों का आपका सामना करने पड़े, उसका सामना आपको धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपनी किसी भी मुसीबतों से लड़ोगे तो एट द एंड जाके आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, आपको हार मानने से, अपना पेशेंस खोने से, अपना धैर्य खोने से आपकी जो कठिनाइयां हैं वो खत्म नहीं होने वाली है। ओके, तो इस कहानी में इस मतलब जो कविता है इसमें यही आपको शिक्षा मिलती है। अब बात करते हैं केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई धूप, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो केदारनाथ अग्रवाल जी है ना, वो प्रगतिवादी काव्य धारा के एक सशक्त कवि थे, जिनकी कविताओं में आपको प्रगति के ऊपर, श्रम के ऊपर, प्रेम और जीवन की सुंदरता है उसका एक यथार्थ चित्रण आपको उनकी रचनाओं के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो कविता है ना धूप, धूप को जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। कवि ने बताया है कि धूप केवल प्रकृति की रोशनी नहीं होती, बल्कि वो हमारी उम्मीद, शक्ति और संघर्ष का भी एक प्रतीक मानी जाती है धूप। कवि परिचय देखेंगे तो इनका जन्म हुआ था सन 1 अप्रैल 1911 में कमोली जो गांव है बांदा, उत्तर प्रदेश के अंदर। शिक्षा शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक प्राप्त की थी, और पेशा क्या है इनका, वकालत करना। लेकिन जो साहित्य और कविता में भी इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी। निधन इनका हुआ था 22 जून 2002 में। ठीक है, और इनको ना जन कवि भी कहा जाता है। इनको जन कवि हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आम लोग जो होते हैं, आम जन, किसान, मजदूर और प्रगति की आवाज को अपनी कविताओं में इन्होंने स्थान दिया। इनके बारे में अपनी रचनाओं के अंदर उन्होंने लिखा है। काव्य कला और विचारधारा में तो अग्रवाल जी की जो कविता है उसमें कविताओं में सादगी के बारे में, सहजता के बारे में और लोगों के जीवन की वास्तविकता हमें उनकी रचनाओं के अंदर, उनकी कविताओं के अंदर देखने के लिए मिलती है। इनकी विचारधारा ये है कि प्रगतिवादी से मतलब श्रम, संघर्ष और यथार्थ का आपको चित्रण देखने के लिए मिलेगा। साथ में इनकी जो कविता है उसमें आपको प्रगति और मानव का गहरा संबंध भी दिखाई देता है। इनकी जो भाषा है वो सरल, सहज और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इनकी रचनाओं में आप समाज को आगे बढ़ने का और उनसे संघर्ष करने की प्रेरणा भी मिलती है। कविता का प्रतिपाद्य यह है कि कविता जो है ना वो मुख्य जो इनका उद्देश्य है वो धूप और जीवन में संघर्ष और ऊर्जा की जो महत्वता है उसको दिखाने के लिए बताई गई है। धूप में आपको कठिनाई और तपन का जो प्रतीक माना जाता है धूप, लेकिन यही धूप है ना वो जीवन को हमें ऊर्जा देती है। कवि बताते हैं कि धूप से घबराना नहीं है, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। ये कविता जो है यही बताती है कि संघर्ष ही जीवन का सार्थक और गतिशील मार्ग है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम से या अगर कैसी भी असफलता आती है, कोई भी कठिनाई आती है, उसका सामना करके लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो संघर्ष करने से ही सफल हो पाएगी। बिना किसी प्रॉब्लम, कोई भी कठिनाइयाँ आती है या कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए लड़कर ही हम अपने जीवन को सार्थक और प्रगतिशील बना सकते हैं। बिना संघर्ष के हमारा जीवन भी व्यर्थ है। ठीक है, तो व्याख्या भाग के अंदर आप बताया गया है कि कविता में जो धूप है उसने जीवन की कठिनाइयों के बारे में, संघर्ष को एक तरफ रूप से दोनों को ही जोड़ के रखा है कि धूप जो है वो कभी कठोर लग सकती है, लेकिन ये जो फसल पकाती है, आपको लगता है धूप कितनी तेज है, धूप इतनी परेशान करती है, लेकिन इसके कितने सारे जो बेनिफिट है कि ये हमारी फसल पकाती है और जीवन को एक प्रकाश भी देती है और श्रम को भी फलित करती है। कवि जो है वो पाठकों को ये प्रेरणा देते हैं कि वो दुख और कठिनाई, धूप से डरते नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना भी करते हैं। तो ये जो कविता है वो संघर्ष के माध्यम से जीवन की सुंदरता के बारे में और उनकी शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है।
कवि के शब्दार्थ देख लेते हैं। तपन, तपन मतलब गर्मी, कष्ट, ये सब। संघर्ष, कठिनाइयों से जूझना, संघर्ष। और ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य। सार्थक, अर्थपूर्ण और उपयोगी। निष्कर्ष, धूप जो कविता है ना, वो जीवन की कठिनाई में और संघर्षों का एक सकारात्मक चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये जो बताती है कि कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करके जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता के माध्यम से श्रम, संघर्ष और आशा को जीवन का एक वास्तविक आधार बताया। ठीक है, तो हमारी ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। तो कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं। एंड अदर क्वेरीज के लिए भी आप इंस्टाग्राम पेज से फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।